जय हिंद प्यारे साथी, अभिवादन स्वीकार करिए नीरज आईएएस की तरफ से। दोस्त, आज के हमारे जो लेक्चर का टॉपिक होने वाला है वह उसके तहत हम देखेंगे कि एनसीईआरटी। तो देखिए, एनसीईआरटी को लेकर तमाम प्रकार के धारणाएं, यानी कि एग्जाम में कोई कोई कहता है सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं, कोई कोई कहता है एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, और कोई कोई कहता है कि एनसीईआरटी ही से क्या बोलते हैं सारे सवाल बन जाते हैं। तो आज बेसिकली इन्हीं सब बिंदुओं पर परिचर्चा होगी, और साथ ही साथ हम यह भी जान लेंगे कि एनसीईआरटी की महत्व और उपयोगिता कितनी है, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसे तमाम विषयों से कैसे जोड़ना है, इसे अपने व्यक्तित्व से कैसे जोड़ना है, इस एनसीईआरटी को अन्य जैसे कॉम्प्रिहेंशन का विषय हो गया इससे कैसे जोड़ना है, आदि तमाम विषयों पर हम कमान कसेंगे। देखिए, एनसीईआरटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, और ये भी होता है कि एनसीईआरटी की बुक खरीदें कि वैसे ही पढ़ें। अब बुक खरीद लिए तो हाइलाइटर करें या ना करें, ठीक है। तो देखिए, एनसीईआरटी के तहत हम पढ़ेंगे निम्नलिखित विषयों को, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे, और भूगोल पढ़ लेंगे, और अर्थव्यवस्था पढ़ लेंगे, यानी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों। और अन्य में जैसे कुछ जैसे 11th या 12th की हम लोग लगभग विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ लेंगे, ठीक है, जीव विज्ञान पढ़ लेंगे। तो इसी तरह से जो जो इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब देखिए, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आप लोग 6 से लेकर 12वीं तक की पूरी समाज शास्त्र की बुक खरीद लेते हैं एनसीईआरटी की, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं जरूरी है? आप देखिए, आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के अंतर्गत आप उसमें पाएंगे कि आपने जैसे जैसे मानवों का विकास हो रहा है, तो उन मानवों के विकास के तहत आप उनकी जीवन दशा देखते हैं, सामाजिक दशा देखते हैं। फिर जैसे जैसे पाषाण काल आता है, फिर आप उनकी सामाजिक दशा देखेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है तो उसकी प्राचीन ऐतिहासिक सामाजिक दशा आप देखेंगे, वैदिक काल की सामाजिक दशा देखेंगे। फिर आगे आगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, गुप्ता एज, फिर इधर मध्यकाल, फिर इधर आधुनिक समाज की विशेषता आदि देखेंगे। तो लगभग जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है वह आपका यहां से कवर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आप भूगोल पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मानव भूगोल से संबंधित आपका समाज का विषय, यानी कि मानव की सामाजिक दशा के विषय में आप जब मानव भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ लेते हैं। और करंट अफेयर जब आप देखते हैं तो उसमें भी बीच बीच में कहीं ना कहीं समाज से जुड़ी धारणाएं आ ही जाती हैं, और आप समाज स्पेशल इसके लिए पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखकर पढ़ा जाएगा। तो इसलिए भी आपकी जो समाज की एनसीईआरटी है यह जरूरी नहीं हो जाती है। इसलिए जब आप एनसीईआरटी खरीदें तो वहां तमाम विषयों की एनसीईआरटी ना चुनें। अगर इसमें भी आप एनसीईआरटी खरीदते हैं, जैसे हिस्ट्री की हो गई, तो देखिए जो 9वीं और 10वीं और 11वीं की एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री की है, इसको आप ना लें तो ही बेहतर है, क्योंकि जो 9वीं और 10वीं और 11वीं की है यह आपकी विश्व इतिहास से संबंधित हो जाती है। जबकि आप जब देखिए विश्व इतिहास आपको पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन यहां आप 3 बुकों को ना खरीद कर आप बल्कि स्टैंडर्ड बुक कोई देख लीजिए। स्टैंडर्ड बुक भी आपको नहीं खरीदना है, आप किसी एक टीचर का सहारा ले लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 घंटों में लगभग पूरा विश्व इतिहास समाप्त हो जाएगा। और आप अगर यदि खुद से पढ़ते हैं
तो आप पूरा ये 3 किताब पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड भी पढ़ ले जाएंगे और टीचर का सहारा भी ले लेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिस्ट्री की भी जब खरीदें तो 3 विषयों को छोड़, मतलब 3 कक्षाओं को छोड़ दें। जैसे 9वीं हो गया आपका, 9th, 10th, 11th, ठीक है। और इसमें भी देखिए, जैसे आप इतिहास की ही एनसीईआरटी को ले लीजिए, जैसे आपने कक्षा 6वीं की पढ़ा, 7वीं की पढ़ा और 8वीं की पढ़ा, यही तीनों चीज, जैसे 6वीं में आपका प्राचीन इतिहास हो जाता है और 7वीं में आपका मध्यकालीन इतिहास हो जाता है और 8वीं में आपका आधुनिक इतिहास हो जाता है। यही जब आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पार्ट 1 और 2 और 3 यही लगभग प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत से आपका संबंधित हो जाता है। तो देखिए, अगर आप क्लास 6, 7 और 8 की पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप 11th की जो तीनों एनसीईआरटी है उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर 11th की तीनों एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 6, 7 और 8 की ना पढ़ें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो इसी तरीके से जब जब जिस जिस टॉपिक को हम छेड़ेंगे, जब जब जिस जिस विषय को छेड़ेंगे, तो उसमें से ये सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। जैसे मैंने आपको एनसीईआरटीओ के बारे में छेड़ा तो बता दिया कि समाज का जो है कुछ भी नहीं लेना है। आप अगर लेना ही चाहें तो बहुत करें तो स्टैंडर्ड बुक ले लें, नहीं तो मैं कहूंगा कि स्टैंडर्ड बुक तो आप कुछ मत खरीदिए, बिल्कुल मत खरीदिए। कोई एक टीचर पकड़िए, अगर आप हमसे नहीं पढ़ना चाहते किसी और संस्था से पढ़िए, किसी और टीचर को फॉलो करिए, लेकिन आप पहले कुछ भी फॉलो मत कीजिए, यानी कि कुछ भी, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे बुक हो, कुछ भी मत खरीदिए। आप बस एक टीचर का सहारा लीजिए, उसी के सहारे आप चलते रहिए, वही आपका कल्याण कर देगा। तो बुक और एनसीईआरटियां मैं यह नहीं कहूंगा कि आप तुरंत जाके मार्केट से खरीद लें। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी शुरू किए, तुरंत उनके अंदर बहुत सारा जुनून भरा रहता है और गए मार्केट से सारी एनसीईआरटी, सारे स्टैंडर्ड उठा लिए, लेकिन क्या फायदा है। आपको जब आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसमें आपको लगेगा कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है और आप सारे सारे रंग डालेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना है। तो बेसिकली रणनीति इस तरीके से बनानी है आपको। देखिए, एनसीईआरटी ये तो हो गया कि आपको समाज जैसी एनसीईआरटियां पूरी नहीं खरीदनी है, ठीक है, और विज्ञान जैसी एनसीईआरटियां जो है आपको ये भी पूरी नहीं खरीदनी है। कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और कुछ कुछ सिलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़ना है, तो इसलिए आप एनसीईआरटी ना ही खरीदें तो ही बेहतर है। तो इस तरीके से, जैसे आप कभी कभी जाते हैं मार्केट से, सब बोल दिए संस्कृत का भी एनसीईआरटी मिल गया आपको, हिंदी का भी मिल गया, तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी के विषयों के तहत हमने ये जान लिया कि अच्छा, इतिहास भी पढ़ना है, भूगोल भी पढ़ना है, राजनीति भी पढ़ना है, अर्थ व्यवस्था यानी अर्थशास्त्र भी पढ़ना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके मन में जो डाउट आते हैं एनसीईआरटी को लेकर, तो वह यह होते हैं कि बुक खरीद, मैं तो डायरेक्ट यहां लिख दिया हूं कि बुक आपको नहीं खरीदनी है। आप किसी एक, अरे भाई, मार्केट में जाइए, ठीक है, यूट्यूब की दुनिया में आइए, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने सारी की सारी एनसीईआरटियां अपलोड कर रखी हैं, उनकी फॉलो कर लीजिए। नहीं तो जनवरी से हमारा बैच आ रहा है एनसीईआरटी का। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा भी था कि क्या बोलते हैं कि अभी जो चीजें हैं यूट्यूब पर आपको फ्री और डेमो 3 महीने तक मिलती रहेंगी। उसके बाद 1 जनवरी से हम लोग अपना सेटअप बना रहे हैं, स्टूडियो बना रहे हैं, और उसके बाद जो है आपका जनवरी से आपका सारी क्लासें जो है ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी, जो कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से चलेंगी। तो इस तरीके से अभी 3 महीने आप फ्री का लाभ उठाइए, यानी जितने टीचर आते हैं उनका डेमो पड़ता रहेगा। और देखिए, हमारी टीम ऐसी लगी हुई है कि हिंदी व्याकरण का मैटर बना रही है। मुझे तो काफी अच्छा लगा उनके उत्साह को देखकर। हमारी टीम यह कह रही है कि अगर एग्जामिनर सर के बल उल्टा खड़ा हो जाए और फिर क्वेश्चन बनाए, और अगर इसके बाहर का कोई बना ले जाए तो मुझसे कहिएगा। यानी कि एग्जामिनर अगर सर के बल उल्टे खड़े होकर भी क्वेश्चन बनाएगा तो मेरी जो हमारी संस्था द्वारा जो तैयार की जा रही है, क्या बोलते हैं, बुक, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो ये भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण का वो हो जाएगा,
और हमारी टीम यह भी कह रही है कि जो बुक होगी यह आने वाले समय में तमाम महाविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा रिकमेंड की जाएगी कि इस संस्था के बुक को खरीदो, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। तो देखिए, वह जो आपकी बुक होगी वह एकदम दुबली पतली होगी, और जब दुबली पतली होगी और उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो काहे ना अन्य संस्थाएं उसको रिकमेंड करेंगी, है ना। तो हमारी टीम का ये उत्साह देखकर मैं भी काफी उत्साहित हो गया कि अच्छा, अब बना ले, चाहे आयोग जितना भी कठिन क्वेश्चन बना ले, हमारी टीम है ना आपके साथ। तो इस तरीके से तो मैं पहुंचा था यहाँ की क्या बोलते हैं, तमाम सारे यूट्यूब के दुनिया में आप आएंगे तो वहां पाएंगे कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने तमाम एनसीईआरटीयां अपलोड कर रखी हैं। आने वाले समय में हमारे भी मंच से आपको एनसीईआरटीयां देखने को मिलेंगी, जो कि कहीं ना कहीं कुछ निःशुल्क भी होंगी और कहीं ना कहीं कुछ आपको 51 रुपए जो कम से कम फीस है वो रखी गई है उसको आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। आप देखिए, सभी विषयों की एनसीईआरटी जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि सारा का सारा पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का समाज भी पढ़ लेते हैं, जबकि समाज नहीं पढ़ना है भैया। यहाँ से आप जैसे ग्रेजुएशन में आपका विषय लगभग लगभग रहता है, वहां से थोड़ा बहुत टॉपिक देख लीजिए, बाकी आप स्टैंडर्ड से उसको कवर कीजिए, किसी टीचर को फॉलो कीजिए। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सारा का सारा इंपॉर्टेंट उसमें हाईलाइट कर देंगे। आपको बहुत सारा पढ़ना है, आपका सिलेबस काफी बड़ा है। तो इस तरीके से आप जब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तब आप सिलेबस भी संभाल ले जाएंगे और चीजें आपको पता भी चल जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से बेसिकली आपको करना है। क्या, कैसे, कौन सी पढ़ना है क्लास के दौरान, ठीक है। यानी कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी पढ़ना है, तो इसको आप क्लास के दौरान पढ़िए, ठीक है। जब आप क्लास के दौरान देखिए, अब इसमें क्या कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या आदि सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्लास के दौरान आप जब क्लास करते हैं तो चीजों को जोड़ने पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आप अपने से पढ़ लीजिए, किसी शिक्षक का सहारा ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जब आपकी स्टैंडर्ड विषयों की क्लास होती है तो उससे आप एनसीईआरटी जैसे चीजों को जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इतना जब हो जाता है आपका, ठीक है, नोट्स स्टैंडर्ड क्लास या बुक, ठीक है। अब आप यह सोचेंगे कि एनसीईआरटी के नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, मैं कहूंगा कि नोट्स तब बनाइएगा जब आप स्टैंडर्ड क्लास कर रहे होंगे। तो देखिए, कुछ चीजें जो है आपकी एनसीईआरटी की जो है स्टैंडर्ड क्लास में मिल जाती हैं। ये स्टैंडर्ड क्लास आप करिएगा, ठीक है, यानी कि कोर्स से जब आप जुड़िएगा तो पहले एक दो क्लास, जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं तो एनसीईआरटी में जहां जहां सिंधु घाटी सभ्यता है आपका, अपने कोर्स में जो आपके टीचर पढ़ाए रहेंगे उसको देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद लगभग लगभग 90% आपकी चीजें जो हैं उसमें आपके स्टैंडर्ड क्लास से हो जाएंगी। और उसके बाद जो 10% बचता है आपका, उसी 10% को आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपका जो पहले टीचर पढ़ाता है, यानी जो आपके क्लासें यानी कोर्स होंगे, उस कोर्स में टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है। लगभग लगभग टीचर जो है आपका 90% उसमें खत्म कर देगा, और जो 10% बचता है उसी 10% का एनसीईआरटी का नोट्स आपको बना लेना है, और नोट्स आपका नहीं बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो पाएंगे कि एनसीईआरटी का हमारा सूक्ष्म और सरल नोट्स बन गया, जो कि रिवीजन करने में काफी आसान हो जाएगा। जब आसान हो जाएगा तो पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ भैया ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि हाईलाइट करें कि नहीं करें, ठीक है, हाईलाइट को लेकर आ जाती है उनकी। तो देखिए, जब आप शुरू शुरू में पहली पहली बार पढ़ते हैं तो आप ऐसा करते हैं, जैसे आपको कहीं से कोई दुख मिला कि आज आज जो है किसी का भी नाम ले लिए, आज फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, अब मैं उनको दिखाता हूं कि ठुकरा के मेरा प्यार और मेरा इंतकाम देखेगी, अब मैं यूपीएससी क्लियर करके इन लोगों के एकदम गलत साबित कर दे। पूरा जुनून रहता है, जोश में आप आते हैं और शुरू कर देते हैं, एक तरह से रंगना शुरू करते हैं। और उसके बाद बगल से फिर गाना बजता है, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। फिर कहते हो अच्छा थोड़ी देर ला फोन चला लेते हैं। तो इस तरीके से तो देखिए, हाईलाइट का जो पॉइंट होता है आपका,
आप पहली बार किताब पाते हैं तो उससे होली खेल लेते हैं, रंग बिरंगा कई रंग उसमें क्या बोलते हैं लगा देते हैं, हरा भी कर दिए, पीला भी कर दिए, नीला भी कर दीजिए, मजा आ रहा है, ठीक है। हाईलाइट करते हैं तो ऐसे करते चले जाते हैं। देखिए आप हाईलाइट वाला जो प्रोसेस है, मैंने कहा था ना 10% जो आपका बचता है इसी का नोट्स बनाइए, और जो 10% आप नोट्स बनाते हैं उसमें से 2% ऐसा करिए उसी 2% को हाईलाइट कीजिए, ठीक है। मैंने कहा ना जब आप स्टैंडर्ड क्लास करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लास के दौरान आपको 90% टीचर कवर करा देगा, उसी जो 10% बनता है उसका नोट्स बनाइए, और उसी 10% में से 8% का नोट्स बनाइए, 2% आप हाईलाइट कर लीजिए। इससे चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। और ये जो एनसीईआरटी आपको क्या कब कैसे पढ़ना है, तो ये जैसे जैसे क्लास जैसे हिस्ट्री की आज कर रहे हैं तो हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया कि केवल और केवल अच्छा अगर कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ते हैं तो आपको 12th की जो 3 यानी पार्ट 1, 2, 3 है इसको नहीं पढ़ना है। अगर 12th का पढ़ते हैं तो 6, 7, 8 ना पढ़िए तो ही बेहतर है। और उसके बाद देखिए 9वीं, 10वीं, 11वीं जो है आपकी एनसीईआरटी, इसको तो इतिहास की एक स्किप कर दीजिए तो ही अच्छा है, ठीक है। तो इतना चर्चा आपका पूरा हो जाता है, इतना चर्चा जब आपका पूरा हो जाता है तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए आप तब तक देखिए जब इतना आप समझ लेते हैं, इतना आप जान लेते हैं, तो इतने के बाद देखिए आपने एनसीईआरटी की तमाम रणनीतियां, एनसीईआरटी जब जब पढ़ाते रहेंगे, अभी मैंने पहली भी क्लास डाली थी हिस्ट्री जब शुरू किया था तो उसमें भी मैंने बताया था, तो कुछ चीजें छूट गई थी, तो कुछ चीजें जो छूट गई थी वो आज आप पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो कुछ चीजें छूटती रहेंगी वो आपके क्लासों के दौरान आपको बीच बीच में बताया जाता रहेगा, ठीक है। तो ये है हो गई आपकी एनसीईआरटी की रणनीति, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका स्पेशल किसी दिन, अभी देखिए चीजें क्या हैं कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप ऐसे लिखा लिखाया आपको पढ़ाना पड़ेगा, इससे चीजें जो है आपको याद होने में थोड़ा दिक्कत हो जाती हैं। जैसे मैं अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो इसमें जब मैं आपको मानवों को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये लोग जाते थे, ठीक है, कुछ चीजें आपकी जो है डिजिटल बोर्ड पर होना है, तो क्लासें जो है आपकी ये डिजिटल बोर्ड पर ही होंगी। लेकिन तब तक के लिए मैं सोच रहा हूं कि 2-3 क्लास या 4 क्लास हर एक विषयों की अपलोड कर दी जाए। बाकी जब आपका डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इस ये चीजें जो है और बेहतर तरीके से बताने समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अभी जैसा भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप देखिए और अनुमान लगाइए कि टीम क्या दे रही है। और देखिए मैंने शुरू में कहा था किसी टीचर को जज करिएगा तो 3-4 क्लास उसकी करने के बाद, देखने के बाद उसको जज करिएगा, क्योंकि टीचर नया नया होता है और आप भी नए नए होते हैं, ना तो टीचर से आपका परिचय होता है, ना तो लगाव होता है, ना तो जुड़ाव होता है। और पहली बार टीचर आता है तो उसको कहाँ देखना है, क्या देखना है, जैसे इधर टीवी लगी है तो हमारे टीचर आए थे कल, लगभग लगभग इधर स्क्रीन पर देख रहे थे, इधर स्क्रीन लगा है, कैमरा सामने लगा है तो सामने देखकर बोलना चाहिए। तो चीजें नहीं मालूम होती हैं तो आप 3 से 4 क्लासों के बाद ही किसी टीचर को जज करिएगा कि टीचर अच्छा है या बुरा है, ठीक है। इसके पहले ना करिएगा। ये हम आपसे ये क्या बोलते हैं हाथ जोड़कर निवेदन है कि 3-4 दिनों के बाद ही टीचर को जज करिएगा कि अच्छा है या बुरा है, टीचर हमें पढ़ा पाएगा या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपकी रणनीति हो गई एनसीईआरटी को लेकर। चीजें और भी बेहतर तरीके से बाद में बताई जाती रहेंगी, ठीक है। तो इतना जब आप कर लेते हैं तो हमने आज कह दिया कि सभी विषयों की जो नींव है वो इतिहास है। तो इतिहास इसीलिए मैंने पहले भी शुरू किया था, ठीक है। इतिहास से ही आपकी श्रृंखला शुरू हुई है। अब एनसीईआरटी का इतिहास जो है आपको शुरू कर रहे हैं। तो इतना जब हो जाता है तो आपको ये चीजें मिटा देते हैं। इतना करने के बाद अब एनसीईआरटी की जो रणनीतियां थी उसको तो हमने बना लिया, ठीक है। एनसीईआरटी की रणनीतियों को जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद देखिए, उसके बाद अब हम जो आपका इतिहास है हमारे अतीत पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 6, 7, 8 की हैं, ठीक है, इसी प्रकार से। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की एनसीईआरटी का जो नाम है वह है हमारे अतीत पार्ट 1। हमारे अतीत
ये आपकी 6 की एनसीईआरटी हो जाएगी हमारे अतीत भाग 1। हमारे अतीत पार्ट 2 जो है वो 7 की हो जाएगी और पार्ट 3 जो है वो 8 की हो जाएगी। ये हमारे अतीत 1 जो है आपका प्राचीन इतिहास से संबंधित है और हमारे अतीत 2 यानी कि 7वीं की जो है वो मध्यकाल यानी कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। और क्लास 8 की जो हमारे अतीत पार्ट 3 है वह आधुनिक भारत से संबंधित हो जाएगी। इसी का हूबहू वर्जन आपका 12th में जो पार्ट 1 और 2 और 3 है वह हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब आप 6, 7, 8 की पढ़ते हैं तो आप 11वीं 12वीं मतलब 12वीं की फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैंने बताया कि 9वीं 10वीं 11वीं भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से देखो मैंने कैसे आपका एनसीईआरटी का जो बोझा है बोझा कम कर दिया और आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आपका जो सर पर बोझा है वह ज्यादा वजनदार नहीं होगा और चीजें आपको बेहतर से बेहतर होंगी। आप देखिए, आप कहेंगे कि एनसीईआरटी कहीं छुड़वा रहे हैं तो वही पाषाण काल आप 12th के फर्स्ट में पढ़ेंगे, वही सिंधु घाटी सभ्यता आप 12th के फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो क्या जरूरत है 10 जगह पढ़ने की जब चीजें आपकी क्लास से कंप्लीट हो रही 90% और उसके बाद 8% का एनसीईआरटी के नोट से कंप्लीट हो रही है, 2% हाईलाइट करने से कंप्लीट हो रही हैं और उसके बाद चीजें जो है सारी कंप्लीट हो जा रही हैं। क्या करोगे ज्यादा पढ़ के? अगर एग्जामिनर देखो क्वेश्चन भी पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा पाषाण काल से पूछना होगा, एक पूछेगा। अगर बहुत उसका मन कर गया कि आज तो कुछ तूफानी करते हैं तो 2 पूछ लेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। यही आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इतिहास से ज्यादा उसको पूरा बनाना है, 100 क्वेश्चन बनाना है, तमाम विषय है, ठीक है। तो वो ज्यादा लिमिटेड और उसके बाद ऐसे कर करके अगर 2-2 सब विषयों से पूछेगा, 10-12 टॉपिक इसी के बनते हैं प्राचीन इतिहास के ही, 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे प्राचीन इतिहास से। भैया मध्यकाल भी पढ़ा है उसका उसका उसके बाद उसका आधुनिक भारत भी पढ़ा है। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं उसका बहुत सारा हो जाएगा। तो इसलिए चीजें ज्यादा 5-6 क्वेश्चन रखता है, बहुत कर लिया तो और ज्यादा रख लिया। तो इसलिए किसी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो क्या जरूरत है फालतू का मगजमारी करने का, फालतू का कुलीगिरी करने का कि देखो मैंने इतनी ढेर सारी, ये दिखावापन छोड़ दो कि मैंने इतनी सारी पुस्तकें खरीद ली अब मैं डायरेक्ट कलेक्टर बन जाऊंगा। भैया इतनी सारी किताबों को पढ़ने से खरीदने से अगर कलेक्टर बन जाते तो आजकल बहुत सारे कलेक्टर घूमते रहते, ठीक है, कि सारी किताबें खरीद लूं और कलेक्टर बन जाऊं। तो इस तरीके से आप कलेक्टर नहीं, आप चपरासी भी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चीजें। आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत पार्ट 1 और अध्याय 1 का नाम ही है क्या, कब, कहां और कैसे, ठीक है। क्या, कब, कहां और कैसे। देखिए ये जो नाम ही है तो अध्याय पहले का, ये आपके बहुत सारे कि हमें क्या करना है। ये अध्याय भी आपको देखिए एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, सिर्फ फैक्ट रटना नहीं है, एनसीईआरटी को समझना है, एनसीईआरटी को जानना है, एनसीईआरटी के जो महत्व है इसे अपने वर्तमान व्यक्तित्व और जीवन में उतारना है और इसे तमाम विषयों के साथ जोड़ना भी है। तो देखिए एनसीईआरटी का पहला अध्याय ही हमें ज्ञान दे रहा है क्या, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है। पहला अध्याय ही हमें कितना ज्ञान कितनी शिक्षा दे रहा है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना फैक्ट रटना ही नहीं, इसको समझना जानना भी है। क्या क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ने के अलावा आपको छोड़ना क्या है ये भी जान लेना है, कब पढ़ना है, ठीक है, यानी कि कलेक्टर की तैयारी करने के लिए कब कब पढ़ना है, ठीक है। और कहाँ, यानी कि जो चीजें हैं हमारी ये कहाँ आपकी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि इस चीजों का सप्लाई हमें कहाँ करना है। हम चीजें सीख रहे हैं तो उसका उपयोग कहाँ करना है, कहाँ सप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपका एक लाइन है कि देखिए कहां पर बोलना है, कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना हो वहां मुंह खोल जाते हैं, कटे जब शीश सैनिक का तो सारे मौन रहते हैं और कटे जो सीन फिल्मों का तो सारे बोल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कहां पर बोलना है, ठीक है, और कहां पर चीजें जो आप पढ़ रहे हैं इसको कहां पर सप्लाई करना है ये भी जान लेना है। और
कैसे, मतलब सप्लाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, उसको कैसे, अगर आप कहाँ पर सप्लाई कर रहे हैं तो उसको कैसे सप्लाई करना है, उसका ढंग क्या होना है। तो देखिए तमाम शिक्षा जो है आपका पहला अध्याय ही दे जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे अतीत है इसमें आपको क्या अतीत से क्या सीखना है, उसकी गलतियों को कैसे नकारना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जब इतना सब कुछ आप जान लेते हैं तो इसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं पहले टॉपिक के अंतर्गत हमें जो देखना है, देखिए मैंने शुरू में ही कहा था एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं समझना है। देखिए ये सब चीजें आप लिखिए मत, बस खाली जानिए कि अच्छा है, इस तरीके से है। देखिए अब पहला हेडिंग जो उसमें निकल के आता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए एक रसीदा होती है उसमें, लाली लाली एक रसीदा होती है जो एक दिन अखबार पढ़ रही थी तो उसकी झट से निगाह एक आर्टिकल पर जाती है कि इतने साल पुराने। अब उसके मन में कैसे कैसे विचार आते हैं कि अच्छा अतीत के बारे में अगर ये चीज दिया है तो हम इसके बारे में कैसे क्या जान सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं। अतीत के लोग कैसे रहते रहे होंगे, यानी कि पाषाण जो मानव है कैसे रहता रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जब रसीदा, देखिए कैसे एनसीईआरटी आपको बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रही है कि रसीदा नाम की एक लाली होती है जो अखबार पढ़ती रहती है और एक आर्टिकल पर उसकी निगाह जाती है तब वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो इसलिए हे युवाओं, हे पार्थ, आप सब भी इसी तरीके से सोचो। एनसीईआरटी को बस रट्टा के सहारे मत ले जाओ, फैक्ट के सहारे मत पढ़ो, उसको समझो कि अच्छा रसीदा ऐसे सोचने लगी थी जब आर्टिकल उसने देखा, तो आप भी रसीदा को फॉलो कीजिए और चीजों को जैसे देखिए तो आप सोचिए कि अच्छा अतीत काल है तो इसमें लोग कैसे रह रहे होंगे, क्या क्या खा रहे होंगे, पूजा पाठ की उनकी शैली कैसी रही होगी। ठीक है, वह किस तरीके के घरों में रहते रहे होंगे, कहाँ रहते रहे होंगे, क्या वो कृषि करते थे आदि। देखो सोचने पर आपको मजबूर कर देती है एनसीईआरटी। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो देखिए अतीत के बारे में यह जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कपड़े, घर, धर्म, पूजा, खेल, संगीत, अर्थात यह सब उनका कैसे रहता रहा होगा। जैसे आज तो होता है मनोरंजन के लिए हम मूवी देख लिए, फिल्में देख लिए, आज हम कपड़े जो है मॉडर्न बढ़िया बढ़िया अच्छे जमाना का पहन रहे हैं, घर जो है बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, धर्म जो है कई हैं हमारे यहाँ, पूजा पाठ की जो हमारी अभी नवरात्रि चल ही रही है आप देख ही रहे हैं, खेल जो है आपका आज क्रिकेट, हॉकी आदि हो जा रही है। संगीत में हम कभी अरिजीत के गाने सुनते हैं तो कभी उदित जी के गाने सुनते हैं, कभी लता जी को सुन लेते हैं, तो कभी देश से प्रेम वाला गीत सुन लेते हैं, तो कभी मनोज मुंतशिर के लिखे गीत सुन लेते हैं। इस तरीके से तो हम सीधा सीधा इसे कह सकते हैं कि रसीदा यह सोचने का विचार कर रही है कि सीधा सीधा कि प्राचीन काल का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक दशा थी वह कैसे थी। ठीक है, इन चीजों को आपको लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, इसके नोट्स नहीं बनाना है 10-10 पेज के। बस आपको अगर 10 पेज पढ़ रहे हैं तो उसको इसी तरीके से, इसी 10 पेज का जो मटेरियल है ये आपका, ये आपके 1 से 2 पेजों में आ जाने चाहिए। ये होती है नोट्स बनाने की टेक्निक और रणनीति। देखिए अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो इतना आपका आप समझ लेते हैं इसको, ये अच्छा अतीत के बारे में ये चीजें हम जान सकते हैं। ठीक है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी कि अतीत के बारे में हमें जानना है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, अब आज से कई साल पुराने चीजें नहीं रही होंगी तो लोग कहाँ रहते थे भाई, कहाँ रहते थे, क्या खाते रहे होंगे। ठीक है, कपड़े, घर, धर्म, पूजा, खेल, संगीत आदि उनका क्या क्या था। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा कैसी थी। ठीक है, इस हेडिंग का सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा कैसी थी। चीजें इस तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। अब देखिए यहां से हेडिंग आपकी निकल के आती है लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए चीजें जो है
यह आप अभी मोटा मोटा आपका ये जान लीजिए कि अच्छा ये पहाड़ है तो उसके पीछे लोग रहते थे। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अब यहां से आपका नोट्स निकल के आता है कि लोग कहाँ रहते थे, तो लोग कहाँ रहते थे, तो इसमें मोटा मोटा आपका मोटा मोटी बताया गया है कि नर्मदा नदी घाटी के आसपास रहते थे। जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें आपको सीधा सीधा मतलब जो क्या बोलते हैं फैक्ट है आपका कि अच्छा यहाँ नहीं, इस क्षेत्र, जैसे आप हथनौरा नर्मदा नदी घाटी देखेंगे तो वहां आपका नर्मदा नदी घाटी तो है ही, साथ ही हथनौरा भी देख लेंगे। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड में आपका, जैसे देखिए किसी का घर देखते हैं आप तो कहते हैं कि ये राजा साहब का घर है। अब राजा साहब के घर में जो मेंबर है उनका आपको जब उनके विषय में अलग से जानेंगे यानी कि विस्तृत जानकारी लेंगे तब वहां आपका पूरा चीजें मिल जाएंगी। तो मोटा मोटी आप देखते हैं किसी महल को तो कहते हैं राजा का महल है। ठीक है, जब चीजें उसके बारे में पढ़ते हैं, डिटेल देखते हैं, तब उसमें सीधी सीधी मतलब जो एक्यूरेट यानी कि क्या बोलते हैं जो मूल है वह आपको मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको मोटा मोटी जानना है कि लोग नर्मदा नदी घाटी के आसपास रहते थे। ठीक है, वो लोग जो नर्मदा नदी के घाटी के आसपास रहते थे वह कुशल संग्राहक थे, यानी कि वो लोग एकदम निपुण थे, यानी कि शिकार उकार करने में, ठीक है, आदि सब चीजों में एकदम कुशल थे। ठीक है, वो लोग लाते थे अपना अधिशेष भी रखते थे। ठीक है, और जानवरों का शिकार आखेट करते थे, यानी कि वो लोग जानवरों के पीछे आगे पीछे भटकते थे, भागते थे। ठीक है, चीजें जो है आपकी इसी तरीके से हैं। आगे जब आप सेकंड वाले में पढ़ेंगे तो वो लोग कैसे कैसे शिकार के पीछे पीछे भागते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। जब जल की कमी हो जाती है तो जल के पीछे वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने लगते हैं। जब वहां की घासें जानवर आदि खत्म हो जाते हैं तो पानी आदि की तलाश में, जानवरों की तलाश में वो लोग आगे की ओर पलायन यानी प्रस्थान करते हैं। तो चीजों को इस तरीके से आपको पढ़ना है कि लोग कहाँ रहते थे, लोग नर्मदा नदी घाटी के आसपास रहते थे। यह आपका मोटा मोटी फैक्ट हो गया। जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उसमें डिटेल से पढ़ लेंगे कि अच्छा इस जगह पर रहते थे। ठीक है, कुशल संग्राहक थे और जानवरों का शिकार यानी कि आखेट करते थे। जानवरों को लाते थे, मारते थे और उसके बाद जहां आग की खोज हो गई थी वहां के लोग पका के खाते थे, और उसके पहले अच्छा कच्चा पक्का जो भी पाते थे खा लेते थे। ये आप जब इतिहास की जो मैंने कक्षाएं ली हैं, 5 से 6 कक्षाएं ली हैं, उसको देखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। जब पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा तो आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, जहां सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। अब देखिए, जब आप लगभग लगभग मैंने आपको पढ़ाया भी था नवपाषाणिक स्थलों में, तो नवपाषाणिक स्थल भी पढ़ाया था और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ाया था। तो नवपाषाणिक स्थलों में मैंने आपको मेहरगढ़ की चर्चा की थी। तो देखिए, जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे सर्वप्रथम गेहूं का जो साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये सीधा सीधा और मोटा मोटी आपको उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान किरथर पहाड़ी, जहां सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया। अभी इन्होंने मोटा मोटी दे दिया कि अच्छा इस पहाड़ी के उस पार एक गांव है जहां के लोग आपके कृषि कार्यों में संलग्न थे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका आता है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में। आपका जो उत्तर है ये उत्तर हो गया और इसके पूरब में हो गया। ठीक है, उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में गारो हो गया आपका, और मध्य भारत यानी कि बीच का भारत जो है, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, जहां सर्वप्रथम कृषि का विकास हुआ। अब देखिए ये मोटा मोटी 3-4 क्षेत्र बता रहे हैं कि उत्तर, जैसे ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर लिख देते हैं, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका पूरब हो गया, उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण हो गया और ये आपका हो गया पश्चिम। ठीक है, अब ये कह रहा है, देखिए शुरू से मैं फिर से बता दे रहा हूं, उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर और पश्चिम। ठीक है,
उत्तर और पश्चिम यहाँ की बात हो रही है। ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गई। यहाँ की बात, यहाँ उत्तर पश्चिम आप सुलेमाना और किरथर पहाड़ी, जहां सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया, इस क्षेत्र की बात हो रही है। इसी के बीच में, ठीक है, उत्तर पश्चिम की सुलेमान, इसी के बीच में सुलेमाना और किरथर पहाड़ी है, जहां पर सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं उपजाना आरंभ किया। ठीक है, आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं इस तरीके से बता रहा हूं ताकि चीजें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए, आप जान लें। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगी। अब देखिए, ये तो क्षेत्र हो गया आपका सुलेमान किरथर पहाड़ी, यानी कि मैंने आपको मेहरगढ़ बताया था, इसी के बीच में मेहरगढ़ पड़ेगा। वहां आपके जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, जोड़ना है, समझना है। अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व में, ये यहाँ की बात कर रहा है, उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व में गारो, ठीक है, और मध्य भारत में विंध्य, यानी कि जो बीच का भारत है, यहाँ आपकी विंध्य पहाड़ी पड़ेगी, जहां सर्वप्रथम कृषि का विकास हुआ। इसके बीच में और यहाँ मध्य भारत में आपका कृषि का विकास हो रहा है। आशा करता हूँ चीजें एकदम बेहतर से मैं समझाने की इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप सभी समझिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा, नहीं तो चीजें जो है आपको मिलेंगी नहीं, फिर मैं चीजों को बताऊंगा नहीं, बता दे रहा हूं पहले ही। ये हो गया। अब देखिए, विंध्य के उत्तर में स्थित, अब ये देखिए उत्तर पूर्व में आपका, उत्तर पूर्व में बिंदु पहाड़ियां आपके ये बीच में पड़ रही हैं, और इसी बीच के जो क्या बोलते हैं, विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। अब देखिए, ये मध्य है, इसी के उत्तर में, इसी का जो उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, उत्तरी हिस्सा जो है विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर जहां सर्वप्रथम चावल, यानी कि विंध्य जो है इसके उत्तर में, तो आप कोल्डी हवा और सराय नाहर, यानी कि उसमें मूल देख लेंगे। अभी ये आपका जो बता रहा हूं मैं कि मोटा मोटी एनसीईआरटी में पूरा चीजें मोटा मोटी बताई गई हैं। तो विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर, ये आपका, यहां मैंने आपका बीच में जो मध्य है, यहां आपका विंध्य है, और विंध्य के उत्तर में स्थित एक स्थान है जहां सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। ठीक है, विंध्य ये हो गया, इसके उत्तर में आप पाएंगे कि जहां आप, मैंने आपको क्या बोलते हैं, जब मूल बताया था, यानी कि स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाई करवाया था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि कोल्डी हवा है, सराय नाहर है, यहां से आपके चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो चीजें इस तरह से हो गई हैं। अब देखिए, अब ये नदी के आधार पर बता रहा है कि सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे, सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग, ये चीजें आपकी मोटा मोटी हैं, ठीक है, ये मूल नहीं है। सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जैसे मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक मूल परिचय दे दिया है, तो इसके अंतर्गत आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे, देखते रहिए चीजें। देखिए, मैं बार बार इसलिए उस तरफ जा रहा हूं क्योंकि देखिए, आपका जो कैमरा वाला सेटअप है, यानी कि जो क्या बोलते हैं टेक्निकल है, टेक्निकल टीम अभी आई नहीं है, ठीक है, तो टेक्निकल जो इशू है वो मुझे ही देखना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं बार बार देखने जाता हूं कि चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं। ठीक है, सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ। जब आरंभिक नगर आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि प्रथम नगर जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो आपका डेट दिया है, ये आप मोटा मोटी जानिए, बस ये मूल नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी जान लेंगे, इतना आपके लिए बहुत है। फिर देखिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों व समुद्र तटवर्ती इलाकों, यानी जो गंगा है आपकी, और गंगा की सहायक नदी जो आपकी सोन है, ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों व समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, ये भी आपका मूल नहीं है, इसको बस खाली जान लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास मगध फला फूला। ठीक है, गंगा की जो सहायक नदी है, प्राय परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो सोन है। गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास जो है आपका मगध जो है, ये आपका फला फूला। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपने चीजों को जान लिया होगा। ठीक है, तो इस साइड का मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, और मिटाकर चीजों को, और भी अब यहां से आपका मगध आ जाता है, तो मगध से चर्चा आरंभ करते हैं। ठीक है, इतना आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है,
इतना जब आप समझ लेते हैं तो चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्र, अभी आप क्या करिए कि अभी 3 महीनों तक जो आपकी क्लास फ्री हो रही है, ठीक है, ये क्लासें आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जब आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जब शेयर करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। और थोड़ा जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो चीजों को लाइव लाने में और भी मजा आएगा। तब आप लाइव कमेंट भी करिएगा और मैं स्क्रीन पर ऐसे आपको निहारता रहूंगा, देखता रहूंगा कि हमारे बच्चे कम से कम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे मैं स्क्रीन पर जब आपको देखूंगा, स्क्रीन पर देखूंगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि ये कम से कम हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी स्क्रीन पर एकदम सादा चल रहा है, तो चीजों को आप थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाने की भी कोशिश कीजिए ताकि चीजें और बेहतर से चलें। बाकी सारी चीजें ऐप पर 1 जनवरी से आ ही रही हैं। तो देखिए, अब यहाँ आपका मगध आता है। यहाँ से मैंने गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास मगध फला फूला, ठीक है। अब यहाँ चर्चा हम करते हैं मगध की। मगध को जब देखेंगे तो पाएंगे कि यह वर्तमान बिहार में है। वर्तमान बिहार। प्रायः एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मगध है आपका, यह कहां पर है, ठीक है। मगध जो है ये कहां पर है, तो ये मगध आधुनिक बिहार में है। प्राचीन काल का लगभग मगध जो है आपका प्राचीन है, ठीक है। मगध जो है प्राचीन काल का पहला बड़ा साम्राज्य, प्राचीन काल का पहला बड़ा साम्राज्य। देखिए, मगध के बारे में क्या क्या जानना है कि मगध जो है, मगध की गंगा की सहायक नदी सोन के आसपास मगध जो है फला फूला। और मगध जो है आपका वर्तमान बिहार में है और प्राचीन काल का पहला बड़ा साम्राज्य है। और इसके जो शासक हैं, शक्तिशाली शासक। इसके जो शासक हैं वह बहुत ही शक्तिशाली हुए हैं, ठीक है। और इसने क्या है, विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मगध के बारे में जब हम इतना जान लेते हैं, ठीक है, मगध के बारे में जब हम इतना जान लेते हैं तो हमारी चर्चा पूरी हो जाती है कि अच्छा, गंगा की सहायक सोन के आसपास मगध जो है आपका फला फूला। और जब मगध फला फूला तो मगध को हमने अलग से लिखा। मगध जो है आपका वर्तमान बिहार में है और प्राचीन काल का पहला बड़ा आपका साम्राज्य हो जाता है। और इसके जो शासक होते हैं वह शक्तिशाली हो जाते हैं और इसका विशाल साम्राज्य था, ठीक है। इतना आप जान लेते हैं तो इतने के बाद आपकी जो चर्चा है वह पूर्ण हो जाती है। जब इतनी आपकी चर्चा पूर्ण हो जाती है तो इसमें से हम 2 पॉइंट मिटाकर आगे चीजें लिखते हैं और आप सभी पढ़ते रहिए। तो अगला जो हमारा है वह है कि देश का नाम। देश का नाम यानी कि आज हम इसे इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है, भारत आदि तमाम नामों से इसे पुकारते हैं, सुशोभित करते हैं। तो देखिए, इंडिया जो है आपका, इंडिया शब्द जो है, इंडिया, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। किससे निकला है प्यारे बच्चे? इंडस से। इंडस, इंडस से निकला है। देखिए, इंडिया शब्द जो है आपका इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं।
जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। देखिए, इंडिया शब्द जो है आपका, आप सोचते होंगे कि अच्छा इंडिया शब्द कहाँ का है, इंडस क्या है, सिंधु घाटी। तो देखिए, इंडिया, इंडस, ठीक है, संस्कृत और सिंधु इतना याद रखना है आपको। इंडिया शब्द जो है आपका इंडस से निकला है, इसी को संस्कृत में जो है सिंधु कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, ईरानियों द्वारा, ईरानियों ईरानियों और यूनानियों द्वारा, यूनानियों ईरानियों और यूनानियों द्वारा इंदोस, हिंदोस, जो आपके देखिए ईरानी होते हैं और यूनानी होते हैं, उनके द्वारा इसे इंदोस और हिंदोस कहा गया तथा इसके इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, ठीक है। ईरानियों और यूनानियों द्वारा जो है इसे इंदोस और इंदोस कहा गया, ठीक है। हाँ, इंदोस और इंदोस कहा गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी चर्चा आती है वह हो जाती है जो आपकी अगली चर्चा आती है, ठीक है, इसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को, ठीक है, अगली जो चर्चा आती है इसके पूर्व में स्थित प्रदेश को, इसके पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा बच्चे? इंडिया कहा। ये आपकी चर्चा हो जाती है कि अच्छा इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ओ अच्छा मैंने जान लिया। और इस जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब ये लोग ईरानी और यूनानी क्या थे कि ये लोग जो है सा की जगह पे हा का उच्चारण करते थे, तो कभी कभी सा को हिंदोस बोल देते, सा के जगह पे हा का उच्चारण करते हैं। जैसे मैं कहूं सा और मेरे मुंह से निकले हा, सा, हा, ठीक है। तो इस इन्होंने हिंदोस कहा, ठीक है, इंदोस, हिंदोस, ठीक है। इसके पूर्व में जो स्थित प्रदेश था उसको इंडिया कह दिया, इसके पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। इतनी हो जाती है चर्चा आपकी। इसके बाद देखिए अगली जो आपकी चर्चा आती है वह होती है भारत का नाम, यानी कि भारत नाम कैसे पड़ा, ठीक है। भारत नाम, भारत नाम कैसे पड़ा, तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। उन कहानियों को भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि देखिए, जैसे अब आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे, तो कैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला यानी कि जो विश्वामित्र और मेनिका की पुत्री होती है और काश्यप अर्थात कर्ण ऋषि की पालिता पोषिता पुत्री होती है, कैसे वो लोग प्रेम विवाह करते हैं और उनकी संतान होती है जिसका नाम भरत होता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उन्हीं भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई और कबीला था, उस आधार पर भी इसका नाम क्या बोलते हैं भारत पड़ा है। तो इन सब चीजों को आगे जैसे जैसे है इन कहानियों को आपको जानना जरूरी है। और अभिज्ञान शाकुंतलम पर कालिदास ने संस्कृत में भी लिखा है, और किसी एक हिंदी के साहित्यकार हैं, उन्होंने कालिदास ओ कालिदास करके उन्होंने भी लिखा है। आदि तमाम रचनाएं हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। इन चीजों को पढ़ने के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको तीन चार एग्जाम्पल पता रहे कि अच्छा भारत का नाम इस आधार पे पड़ा है, इस आधार पर भी इसे पढ़ कह देते हैं, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को, उत्तर पश्चिम
रहने वाले लोग, लोगों का समूह। देखिए, जो आपके उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था, उन्हीं के लिए भारत नाम प्रयुक्त होता था। ठीक है, भारत, भारत, कभी कभी आप देखें भारत जन, भारत कबीला आदि देख सकते हैं कि यानी कि भारत की संतान। तो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे, उन्हीं लोगों का जो समूह था, उन्हीं लोगों के समूह को भारत नाम से यानी कि भारत जन यानी कि भारत कबीले के नाम से संबोधित किया जाता था। इसका जो उल्लेख है वह आपकी जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, इसका जो उल्लेख है आपका जो प्राचीन ग्रंथ आपका ऋग्वेद है, उसमें इस भरत कबीले, भरत जन आदि, भरत संतति आदि का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यानी कि भरत शब्द का उल्लेख जो है अपने ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चीजें आपको जब समझ में आ गई होंगी तो मैं आशा करता हूं कि अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम आते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। आप लोग तब तक अपने जहन में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में सोचते रहें कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तब तक अपने मन में तमाम बिंदुओं का आकलन, परिचर्चा करते रहें। तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, बताओ भैया, क्या क्या जान सकते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था, एक बार इसकी परिचर्चा हुई थी कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो देखिए, पहला आता है आपका स्रोत। अतीत के बारे में जब हमें जानना होगा तो स्रोतों का हम उपयोग करेंगे। अब स्रोतों का जब उपयोग करेंगे तो इसमें हम पाएंगे कि आपका साहित्यिक स्रोत आ जाएगा, साहित्यिक स्रोत आ जाएगा और पुरातात्विक स्रोत आ जाएगा, पुरातात्विक स्रोत। देखिए, अतीत के बारे में जब भी हमें कुछ जानकारी लेना होगा, जब भी कुछ जानना होगा, जब भी कुछ समझना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि हमें किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होगी। जैसे अगर हमारे पास कुछ ना हो, ठीक है, तो हमें कुछ, जैसे हमारे पास कोई स्रोत ना हो पढ़ने के लिए, तो हम देखेंगे कि क्या बोलते हैं, कोई ना कोई हम किताब फॉलो करेंगे। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हल हो रहा है तो हम किसी न किसी पुस्तक, किसी न किसी गाइड बुक आदि का सहारा लेंगे। तो उसी उसी के आधार पर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जो है हमें स्रोत के बारे में जानना होगा। तो स्रोतों में हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे और पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, कभी कभी जैसे आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहां आपको विदेशी साहित्य के आधार पर भी किसी, क्या बोलते हैं, कालखंड की जानकारी लेना होगा। तो उसकी चर्चा यहां न करते हुए हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाएंगे तो उसके द्वारा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए, साहित्यिक स्रोत में हम देख लेंगे पांडुलिपि, और पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे अभिलेख। अब आप यह कहेंगे कि पांडुलिपि में भी लिखा जाता है और अभिलेख में भी लिखा जाता है, तो भैया जिसमें क्या बोलते हैं साहित्य पन्ना, ठीक है,
किसी पन्ने का उपयोग करें, ये आपका हाथ से लिखा जाता है, जबकि ये जो है लिखा ये भी जाता है, लेख ये भी आता है, इसे साहित्यिक स्रोत में रखा जा सकता है, लेकिन लेकिन आपका ये जो है पत्थरों पर यानी कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराया जाता है, जबकि साहित्य का जो डेफिनेशन है वह आपका पन्ने अर्थात पेज पर लिखने में वो होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इसके श्रेणी में आ जाएगा। इसके अंतर्गत आप बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में आप बहुत कुछ देखेंगे, अभिलेख देखेंगे, मुहर भी देखेंगे। ठीक है, मनका देखेंगे, मनके के बाद आप सिक्का भी देखेंगे, आदि तमाम चीजें हैं जो आर्ट एंड कल्चर के विषय हैं, और तमाम चीजें जो है पढ़ाते समय भी आपको बताया जाएगा, यानी स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई जब कराई जाएगी। यहाँ एनसीईआरटी का दायरा है, तो एनसीईआरटी के दायरे में ही हमें सीमित दायरा तय करना होगा और इसी सीमित दायरे में हमको चलना होगा। तो देखिए, स्रोतों में अगर बात करें तो स्रोत में आपके साहित्यिक स्रोत आ जाते हैं और पुरातात्विक स्रोत आ जाते हैं। अतीत को जानने के लिए हमें स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी, यानी किसी न किसी सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, और सहारे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसमें स्रोत देखेंगे, और स्रोतों में भी हम साहित्यिक स्रोत देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम पांडुलिपियों को देखेंगे, और पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख देखेंगे। तो एनसीईआरटी ने जो है पांडुलिपि और अभिलेख का जिक्र किया है, तो हम भी कक्षा लंबी ना हो जाए इसलिए इन्हीं दो पर कमांड करेंगे। बाकी चीजें आपको जब स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई जाएंगी तो उसके तहत बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। तो चीजें इस तरीके से हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका पांडुलिपि। अब मैं जो है यहाँ आपका पहला पांडुलिपि शुरू कर देता हूं। पांडुलिपि और अभिलेख, इसको मिटा ही देते हैं, डायरेक्ट दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। आपने साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखा कि पांडुलिपि, ठीक है, अब यहां लिखेंगे पांडुलिपि। पांडुलिपि, देखिए पांडुलिपि का जो अर्थ है हाथ से लिखा, हाथ से लिखा गया। पांडुलिपियां जो है आपकी प्रायः हाथ से लिखी जाती थी, यानी कि हाथ से लिखा गया इसका साधारण अर्थ हो जाता है। और लैटिन शब्द, अंग्रेजी में इसे मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, जो प्रायः परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अंग्रेजी में इसे मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में इसे भैया मैन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? लैटिन शब्द मेन्यू, जो मेन्यू शब्द है ये आपका लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द मेन्यू, मेनू कर लीजिए। लैटिन शब्द मेनू जो है आपका, इसका अर्थ होता है, लैटिन शब्द जो आपका मेनू है इसका अर्थ होता है हाथ से निकला। ठीक है, और अब आपके जहन में विचार आता होगा कि जो क्या बोलते हैं ये लिखी जाती थी, किस पर लिखी जाती थी? तो हिमालय क्षेत्र में कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ताड़पत्र, ताड़पत्रों या भुर्ज, यहाँ कहीं कहीं आपको बुर्ज भी देखने को मिलता है, तो उसको भी ऐसे बगल में नोट कर लेंगे। ताड़पत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए भी ये आपका जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए हमने बताया आपको कि पांडुलिपि जो है हाथ से लिखा हुआ है, अंग्रेजी में मेन्यू स्क्रिप्ट इसे कहते हैं, और क्या बोलते हैं लैटिन शब्द जो आपका मेन्यू है यह क्या बोलते हैं आपका हाथ से निकला, इसका अर्थ हो जाता है। और पांडुलिपियां जो है प्रायः आपकी ताड़पत्रों अथवा भुज नामक पेड़ की छाल से
तैयार की जाती थी। ठीक है, इस तरीके से आप देख लेंगे। जब इस तरीके से आप देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ हिमालय क्षेत्र में उगने वाले आदि सब, ये सब देखिए। तब तक देखिए, पांडुलिपियों का जो अर्थ है यह आपने बेसिकली जान लिया। और जब इतना जान लिया तो इसके बाद हम आगे की चर्चा अपनी बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें। और ठीक है, पांडुलिपि का जो अर्थ है वह हो जाता है कि हाथ से लिखा हुआ, यानी कि पांडुलिपियां जो हैं आपकी प्रायः हाथ से लिखी होती थी। ठीक है, पांडुलिपियां जो है आपकी प्रायः हाथों से लिखी जाती थी और अंग्रेजी में इसे मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। और जो आपका लैटिन शब्द मेन्यू है, ये मेन्यू आपका लैटिन शब्द है। ठीक है, मेन्यू आपका लैटिन शब्द है और इससे जो है इसका अर्थ होता है हाथ से निकला। ठीक है, लैटिन शब्द जो है आपका ये मेन्यू हो जाता है और इसका मेन्यू का अर्थ हो जाता है हाथ से निकला। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ताड़पत्रों या बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। यानी कि ये लोग जाते थे, हिमालय क्षेत्र पर जाते थे, वहां से बुर्ज नामक पेड़ ताड़पत्र देखते थे, बुर्ज का पेड़ देखते थे, उसकी छाल ऐसे निकाल लेते थे। ठीक है, छाल निकालते थे, ऐसे बना लेते थे उसी पे। ठीक है, उसी में ऐसे अपना संस्कृत उनसे ऐसे कुछ करके लिखते थे। ठीक है, ये ऐसे उसके छाल निकाल लेते थे, इसी तरीके से लिखते थे। ये आपका हो जाएगा पांडुलिपि। ठीक है, ऐसे करके लिखते थे, इसी पे लिखते थे। फिर उसको ग्रंथ की टाइप का आप प्राय प्राचीन फिल्मों में देखते होंगे। तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले ताड़पत्रों या बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखते थे, ऐसे इस तरीके से। तो देखो, अब आपका सवाल यह आता है, आपसे प्राय परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो देखिए, कई कई कितने भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। तो आपका संस्कृत में भी प्राप्त हुआ है, संस्कृत, तमिल, और आपका आ जाता है प्राकृत। देखिए, प्राय परीक्षाओं में ऐसे एक लाइन दे देगा कि पांडुलिपियां केवल संस्कृत भाषा में प्राप्त हुई हैं। तो आप उसको कह दीजिएगा, अच्छा चच्चा हमें न फंसाओ, नीरज सर ने हमको बता दिया है कि संस्कृत में भी मिली है, तमिल में भी मिली है, प्राकृत में भी मिली है, तीन चार भाषाओं में, कई भाषाओं में मिली है। ठीक है, क्या बोलते हैं, संस्कृत भी मिली है, तमिल भी मिली है और प्राकृत भी मिली है ना। और आप क्या पूछ रहे हो कि केवल संस्कृत में? तो कहना नहीं चच्चा, हम फंसेंगे नहीं, नीरज सर ने हमको बता दिया है कि कई भाषाओं में मिली हैं, तो इसलिए हम फंसेंगे नहीं चच्चा, हम डायरेक्ट डायरेक्ट काट देंगे, चलो हटो। ठीक है, तो ये प्राय परीक्षाओं में इसी तरह से आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। आप देखिए, मंदिरों बिहारों मंदिरों बिहारों व अन्य जगहों, ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा और फंसाने की कोशिश करेगा। तो देखिए, इस तरीके से जब आपको पूछेगा तो उसमें पूछेगा, एक लाइन दे देगा कि पांडुलिपियां जो हैं केवल मंदिरों से प्राप्त हुई हैं। कह देना नहीं चच्चा, नहीं प्राप्त हुई हैं, बिहारों से भी मिली हैं, अन्य जगहों से भी मिली हैं। तो इसलिए उनको कह देना कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, चालाक हूँ, नीरज सर ने मुझे चालाक बना दिया है और मैं अब ऐसे नहीं फंसूंगा, और कठोर क्वेश्चन लाओ और कठिन पूछो मुझसे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगी कि पांडुलिपियां जो है आपके मंदिरों से भी प्राप्त होती हैं, बिहारों से भी प्राप्त होती हैं। बिहार का अर्थ ये होता है कि जहां बौद्ध लोग, यानी कि बौद्ध लोगों को निवास स्थान वगैरह रहता है, पूजा पाठ का स्थल रहता है, वहां से भी आपकी ये पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अन्य जगहों से भी, बिहारों के अतिरिक्त जो अन्य जगह है वहां से भी प्राप्त होती हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछे और फंसाए तो फंसना नहीं है। ठीक है, उनसे दिमाग मन में ये कहना है कि और ज्यादा जटिल क्वेश्चन लाओ, ये तो मैं कर ही लूंगा। ठीक है, इतना जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी परिचर्चा आती है। स्रोतों में आपने पहला पांडुलिपि देखा था जो साहित्यिक के अंतर्गत आता है, और दूसरा आपने अभिलेख देखा है जो आपका क्या बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हो जाता है।
इसके बाद अब हम अभिलेख पर आ जाते हैं और उसके बाद अभिलेख के बाद थोड़ी परिचर्चा और होगी होगी हमारी, और उसी थोड़ी परिचर्चा के बाद फिर लगभग लगभग हम क्लास के समापन का उद्घोष कर डालेंगे। और जब उद्घोष कर डालेंगे, लेकिन उद्घोष करने से पहले हम अभिलेख पढ़ेंगे। अब कहोगे अभिलेख क्या होता है? अभिलेख को जानने से पहले मैं एक बार अपनी टीम यानी कि क्या बोलते हैं टेक्निकल समस्या वमस्या देख लूं सब सारी। टेक्निकल समस्या कोई नहीं है तो देखो, जो आपकी ये अभिलेख है अपेक्षाकृत पत्थर या धातु या पत्थर कर लीजिए, धातु या पत्थर जैसे अपेक्षाकृत, यही आप कर लीजिए एक पांडुलिपि व अभिलेख में अंतर। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। पांडुलिपि व अभिलेख में अंतर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा ताकि मेंस वगैरह में पूछेगा तो आप लिख ले जानता रहिएगा, ये सब लिख डालिएगा। धातु या पत्थर जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण। देखिए, जब आप अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो है धातु या क्या बोलते हैं पत्थर जैसे अपेक्षाकृत जो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे, यानी कि ये ऐसी जगह पर लिखवाए जाते थे जो पत्थर यानी कि धातु जैसी एकदम कठोर से कठोर सतहों पर ये ऐसे लिखवा दिए जाते थे, ठीक है। इसलिए जो ये धातु जिसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखवा दिए जाते थे, तो इसलिए इन्हें अभिलेख कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें अभिलेख कहते हैं क्योंकि ये पत्थरों और धातुओं जैसी कठोर सतहों पर लिखवाए जाते हैं, इसलिए भी इन्हें अभिलेख के यानी कि क्या बोलते हैं इन्हें पुरातात्विक श्रेणी में रखा जाता था। अब देखिए शासकों तथा अन्य व्यक्ति, अब क्या होता था जो अभिलेख लिखवाया जाता था, जैसे ये आपका पत्थर जैसा अपेक्षाकृत धातु सतह हो गया, ठीक है, यहाँ ये हो गया, ठीक है, ये आपका कठोर सतह हो गया। तो देखिए जो शासक थे वो लोग भी लिखवाते थे और जो अन्य व्यक्ति थे जैसे महिलाएं और पुरुष भी हो गए वो लोग भी लिखवाते थे। और इसमें क्या करते थे? लड़ाइयां लड़ाइयां भी लिख लड़ाइयों का वर्णन, और जैसे होता नहीं कि देवा नाम प्रियदर्शी आदि सब टाइटल, ये सब जैसे आप उसका अभिलेख देखे होंगे प्रयाग प्रशस्ति वाला जो हरिसेन लिखता है, ठीक है, तो उसमें खूब सारा प्रशंसा करता है। तो ये लोग यही प्रशंसा जो है इसे पत्थर के ढेर सारे कठोर उस पे लिख डालते थे, लिखवा देते थे ताकि लोग क्या बोलते हैं उसको पढ़ें, जानें, समझें और उसके बाद राजा का महाराज का यशोगान करें, ठीक है। शासक तथा अन्य व्यक्ति भी लिखवा सकते थे। आप कहीं कहीं पाएंगे कि जो शासक होता है उसकी लड़ाइयां जो हैं उसके वर्णन जो हैं वह सब नहीं लिखवाए जाते, ठीक है। जब नहीं लिखवाए जाते तो आपको क्या करना है कि जहां लिखवाए जाते हैं उनको, ये देखिए आपका मोटा मोटी बता रहा है कि मोटा मोटी आपका ये चीज होता है कि अच्छा नहीं, मोटा मोटी जब ये चीज बता रहा है कि देखिए शासक भी लिखवा रहे हैं, अन्य व्यक्ति भी लिखवा रहे हैं, और कहीं कहीं जगह ऐसा पाएंगे कि वहां शासक तो उत्कीर्ण करवा रहा है लेकिन अन्य व्यक्ति नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें मोटा मोटी आपका जो है फैक्ट बताया रहता है, तो इसलिए एनसीईआरटी को कम से कम आप पहले लेक्चर कर लीजिए, उसके बाद 10% यानी 8% बचता है उसका नोट्स बनाइए, और मोटा मोटी ये चीजें जो है एकदम क्लियर जो है आपका उसमें स्टैंडर्ड लेवल में कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये अभिलेख होता था, तो इसी में राजा अपना ऐसे लिखवा देता था कि मैं फला राजा ये वचन देता हूं और मेरा वचन ही है
शासन। जैसे उस क्या बोलते हैं, बाहुबली में एक हाँ, बुढ़िया रहती है, दादी रहती हैं, तो दादी बार बार कहती हैं कि मेरा वचन ही है शासन। बार बार दादी यही डायलॉग चिपकाती हैं कि मेरा वचन ही है शासन। तो वैसे ये शासक जो लोग थे अभिलेख पर लिखवाते थे, और ये भी लोग शायद कहते रहे होंगे कि मेरा वचन ही है शासन। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब अभिलेख ऐसे लिखवाते थे वो लोग, और इसमें क्या बोलते हैं अन्य व्यक्ति भी लिखवाते थे। आप देखिए एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें क्या कलाकारी करेगा कि जो है अभिलेख जो है केवल और केवल शासकों द्वारा ही उत्कीर्ण करवाए जाते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभिलेख है वह केवल और केवल शासकों द्वारा उत्कीर्ण कराए जाते थे। तो आप कहना चच्चा बस करो, रहने दो, मजाक मत करो मेरे साथ। इसी मजाक के चक्कर में मेरा करियर चौपट कर देते हो आप लोग। पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हो, क्या क्या पढ़ के आते हो, क्वेश्चन ढेर सारा पूछते हो और हमारा सबका एकदम चौपट कर देते हो। जिसको नहीं आता वो तो आराम से गलत कर जाएगा, लेकिन आप कहना कि चौपट मत करो, मुझे सब पता है, चलो हटो। शासकों नहीं, उसमें अन्य व्यक्ति भी थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछेगा और फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। आपके समक्ष मैंने एक मेंस का क्वेश्चन भी दे दिया कि अभिलेख व पांडुलिपि में अंतर स्पष्ट करिए। तो इस तरीके से आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो प्राय करते रहेंगे तो आपका और भी मजा आता रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। इसके बाद देखिए, अब अगली जो चर्चा आती है आपकी, वह आती है तिथियां। इसी तिथियों के बाद भैया आपका ये क्लास आज बड़ा लंबा हो गया। एक क्लास के समापन का उद्घोष कर डालेंगे हम लोग। एक बार मैं अपना सेटअप देख लूं भाई कि कैमरा वगैरह ठीक से चल रहा है कि नहीं। नहीं तो पता चला मैं इधर पढ़ाता रहूं और मेरा कैमरा ही न चले, और मैं पागलों की तरह बोलता रहूं, बाद में जब देखूं तो लगे कि मैं बेवकूफ बन गया। तो इसलिए नहीं। तिथियों का मतलब, तिथियों का मतलब देखिए, जो आपके ईसा मसीह हैं, आप एक ऐसी रेखा खींचिएगा, यहाँ करिएगा 0, यहाँ से आपका ईस्वी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके इस तरफ जो आएंगे आपका ईसा पूर्व आ जाएगा। ठीक है, इस तरफ जब आप आते हैं तो ईसा पूर्व आते हैं, इस तरफ आएंगे तो ईसा ईस्वी आ जाएगा आपका। तो देखिए, ईसा पूर्व जो है आपका, ये आपका घटते क्रम में रहेगा। ठीक है, जैसे आपका इधर 2001 है, 2002 है, तो इधर आपका घटता क्रम रहेगा। ठीक है, घटता क्रम, इधर बढ़ते क्रम में। इस तरीके से चीजें कोई बताएगा नहीं, समझाएगा नहीं, मैं बता रहा हूं तो लिखो और नोट करो, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो आप इधर देखेंगे 500 देखेंगे, 400 देखेंगे, 300 देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इधर जब आप आते हैं तो 2001, 2002, तो ये जो ईसा मसीह का जन्म है, यीशु का जन्म, यीशु का जन्म, यीशु का जब जन्म होता है तो वहां 0 से ईस्वी की शुरुआत होती है। तो धीरे धीरे करके इस तरफ आपका ईसा ईस्वी लगने लगता है, और इस तरफ यानी घटता क्रम में, जैसे आपके क्या बोलते हैं 500 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर धीरे धीरे ऐसे करके आ जाएगा। तो इधर से आपका घटता क्रम आ जाएगा, जबकि इधर बढ़ता हुआ आएगा। ठीक है, 2001 है, 2002 आएगा, 2003 आएगा, तो इधर से आपका 500 आएगा, 400 आएगा, 300 आएगा। तो इस तरीके से आपका घटते हुए क्रम में जाता है ये। आशा करता हूँ चीजें बहुत विधिवत तरीके से मैंने समझाया भैया, समझ लीजिए। तिथियों का मतलब जो है, ईसा का जब जन्म होता है उसी जन्म से जो है आपका ईस्वी चलने लगता है। यीशु के जन्म से ही ईस्वी आपका चलने लगता है। जब ईस्वी चलने लगता है तो इधर जब आप जाएंगे तो 2001 आएगा, 2002 आएगा, और 2023, 2025 आएगा, 2024 इधर आपका बढ़ते क्रम में आ जाएगा। इधर आपका जैसे 500 है, 400 है, 300 है, 200, तो इधर घटते क्रम में आपका चीजें आ जाएंगी। तो आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहीं आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए BC, BC और उसके बाद AD लिख लीजिए। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट,
बिफोर क्राइस्ट। एडी का मतलब होता है एना डोमिनी, एना डोमिनी। देखिए बीसी का आपका होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एना डोमिनी। तो इस तरीके से आपका ये ईसवी हो जाएगा, नहीं ये ईसा पूर्व हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ईसवी, एडी।